नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हलचल मची हुई है। 2 दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस्लामाबाद में एक बड़ी रैली की थी। वो रैली हमने हिंदुस्तान को दिखाई थी और उस रैली में एक खत दिखाया था और ये दावा किया था कि उन्हें सरकार गिराने के लिए विदेशों से धमकियां मिल रही है। इमरान ने अपनी रैली ये चिट्ठी लहराकर और ज्यादा सनसनीखेज कर दी। उन्होंने विदेशी धमकियों का भी उसमें जिक्र किया। अब इस कथित धमकी भरी चिट्ठी पर पाकिस्तान में एक नई सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष इमरान को चिट्ठी सार्वजनिक करने का चैलेंज दे रहा है। इमरान के गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि उन्हें ऐसी किसी भी चिट्ठी की कोई जानकारी नहीं है। इस प्रेशर के बाद आज इमरान के कुछ और मंत्री मीडिया के सामने आए और ये आरोप लगाया कि इस धमकी को दिलवाने में पाकिस्तान का विपक्ष भी विदेशी ताकतों के साथ मिला हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के मौजूदा हालात के लिए विदेशी ताकतें जिम्मेदार हैं? जो बागी हुए हैं ये वो लोग हैं जो अब तक इमरान के साथ थे और अब खिलाफ हो गए क्योंकि उनसे अपना मुल्क नहीं संभल रहा है। ये आरोप ये बागी नेता लगा रहे हैं। आप इस रिपोर्ट को देखिए, फिर आपको बताएंगे कि कैसे चीन श्रीलंका के बाद अब पाकिस्तान को भी बर्बाद करने वाला है। चीन का ये नया प्लान पाकिस्तान को लेकर क्या है वो आगे हम बताएं, उससे पहले मास्टर स्ट्रोक की एक कवर स्टोरी। कॉन्फिडेंस मोशन स्वीकार किया, इमरान की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इमरान हर तरफ से अपने लिए सपोर्ट खोज रहे हैं। जिन बागियों को कुछ दिन पहले तक लालची कह रहे थे, अब उन्हीं के हाथ पैर जोड़ रहे हैं। और जिन मंत्रियों की दाल रोटी और कीमा बिरयानी इमरान की वजह से चलती थी, वो अभी भी ख्वाब पाले हैं कि जीतेगा तो इमरान ही। इमरान के इन आरोपों पर पाकिस्तान का विपक्ष एक सुर में जवाब दे रहा है। विपक्ष को इमरान को घेरने का मौका मिल गया है। इमरान खान के लिए 172 वोट इकट्ठे करना आसान नहीं है क्योंकि उनकी पार्टी के साथी उनको छोड़ के जा रहे हैं। अभी तक बीएपी, बीएनपी, जमहूरी वतन पार्टी, असलम बोतानी और पीएमएल-क्यू के तारिक बशीर चीमा इमरान खान का साथ छोड़ चुके हैं। गिरती हुकूमत को देख के छोटी पार्टियां भी अपने मोर्चे बदल के मुखालिफ मोर्चों में जा सकती हैं। इसीलिए इमरान खान बार बार साजिश का जिक्र कर रहे हैं। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों ने कल एक बड़ी रैली की जिसके आयोजनकर्ता पाकिस्तान विपक्ष के प्रमुख नेता फजलुर रहमान थे। हैरानी की बात यह थी कि ये रैली सुबह 4 बजे तक चली। रात को 2 बजे के बाद तो फजलुर रहमान भाषण देने के लिए आए और इमरान को जमकर। इस बीच ये भी चर्चा है कि अगर किसी जोड़तोड़ से इमरान खान सरकार बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो हो सकता है कि वो चुनाव जल्द करवा दें। ये मांग खुद इमरान के मंत्री कर रहे हैं। असली मुद्दा फंसेगा नए आर्मी चीफ की नियुक्ति में, क्योंकि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बाजवा को पाकिस्तान सरकार पहले ही एक्सटेंशन दे चुकी है। नवंबर में उनके एक्सटेंशन का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। सुनिए, जब ये सवाल इमरान के मंत्री से पूछा गया तो वो कैसे बगलें झांकने लगे। शेख रशीद को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। कुल मिलाकर इमरान का सारा जोड़तोड़ इस पर निर्भर करता है कि पाकिस्तान की फौज क्या चाहती है। पर्दे के पीछे इस खेल की मास्टरमाइंड पाकिस्तान की फौज ही है, जिसका अब इमरान से मोह भंग हो चुका है। अब तक आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो सतही आपको दिखाई दे रहा है, वो सियासत के तौर पर आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान के साथ आने वाले दिनों में क्या होने वाला है उसका आईना इस्लामाबाद से 3000 किलोमीटर दूर यहाँ श्रीलंका में बसता है। हमने इसकी एक पूरी पड़ताल की है और ये रिपोर्ट बहुत दिलचस्प तरीके से आपके लिए तैयार की है। हम क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान का आईना वहाँ 3000 किलोमीटर दूर श्रीलंका में है, वो आपको बताती हूँ मैं। क्योंकि श्रीलंका का वर्तमान आप देखिए, श्रीलंका की तरह ही कर्ज के जाल में इस वक्त पाकिस्तान जकड़ चुका है अपने आप को। और ये करने वाला कौन है? ये बीच में आपको दिखाई दे रहा है मुल्क का सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा वो शख्स भी, और जिसका जिक्र मैं कर रही हूँ वो चीन है। श्रीलंका को दिवालिया बना दिया इसी चीन ने, और इसी चीन ने अब वो पूरी स्क्रिप्ट जो है तैयार कर ली है पाकिस्तान के लिए। पहले मैं आपको श्रीलंका पर जो दिवालिया बॉम्ब का अटैक चीन ने किया है उसका असर समझाने की कोशिश करती हूँ। इसी महीने की अगर मैं पहली तारीख का जिक्र करूँ तो डॉलर के मुकाबले 199 श्रीलंकाई रुपया इस महीने,
और सिर्फ 29 दिन बाद आप देखिए क्या हालत हो गई है। 29 दिन बाद 29 मार्च को डॉलर के मुकाबले 296 श्रीलंकाई रुपए हो चुके हैं। अंतर आप देख लीजिए। श्रीलंका के गिरते रुपए से पूरे के पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। खाने पीने की चीजों के दाम आप सुनेंगे तो आपकी रूह फाख्ता हो जाएगी। अंदाजा महंगाई के ग्राफ से आप लगाइए कि वहां क्या आलम है। 2020 में श्रीलंका में पेट्रोल जो है वो 137 श्रीलंकाई रुपए प्रति डॉलर हुआ करता था। 2030 में कितना हो गया है? 254 प्रति लीटर हो गया है श्रीलंकाई रुपया। डीजल का दाम देखिए, 2020 में डीजल का दाम हुआ करता था 111 श्रीलंकाई रुपए प्रति लीटर और अब वो हो गया है 176। दाल का दाम देखिए आप, 2020 में दाल के दाम श्रीलंका में हुआ करते थे 180 श्रीलंकाई रुपया प्रति किलो और आज की तारीख में 420 प्रति किलो हो चुका है। दूध का पाउडर आप देखिए, हैरान हो जाएंगे। दूध का पाउडर बिकता था 950 950 प्रति किलो, श्रीलंकाई रुपया कह रही हूं, और आज की तारीख में लगभग 2000 हो गया है। 1975 प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। अब जरा यही हाल आप तेल के लिए देख लीजिए। 480 प्रति लीटर हुआ करता था और आज 2022 में 870 हो गया है। सेब के दाम देखिए आप, 48 रुपए किलो हुआ करते थे 2020 में और आज क्या है? 180 श्रीलंकाई रुपए। मुश्किल बहुत है। महंगाई सिर्फ एक उदाहरण है। श्रीलंका के बजट और सरकारी खजाने के हाल को आप देखिए, बेहद खस्ता हो गया है। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 2.31 बिलियन डॉलर का है। कर्ज का इफेक्ट क्या हो रहा है? विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? 2.31 बिलियन डॉलर। इसका मतलब क्या हुआ? अब उसके पास सिर्फ 10 दिन के लिए आयात का पैसा बचा हुआ है। उसके बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। महंगाई दर आपको पता है कितनी हो गई है? 30% श्रीलंका में। और इस खस्ता हाल खजाने की वजह से, कागज की कमी की वजह से वहां पर परीक्षाएं रद्द करनी पड़ रही है। बिजली की कमी की वजह से अस्पतालों में सर्जरी बंद हो गई है। अस्पताल में दवाएं खत्म हो रही है। डीजल और पेट्रोल के लिए कतार इतनी लंबी हो गई है कि लोगों की मौत जो है वो कतार में होने लगी है। इतनी लंबी लंबी क्यों है? हैरानी की बात यह है कि श्रीलंका का ये हाल कितने टाइम में हुआ है? मैंने अभी आपको बताया, महज 2 सालों में। किसकी वजह से हुआ? कर्ज की वजह से। किससे लिया कर्ज? चीन से। पाकिस्तान क्या कर रहा है? उसी राह पर चल रहा है। किससे कर्ज ले रहा है? चीन से। और ऐसा क्यों हुआ श्रीलंका में? पाकिस्तान कैसे उस राह पर बढ़ रहा है? और डिटेल और परत दर परत आपके सामने आंकड़े अब इस रिपोर्ट में। श्रीलंका की ताजा तस्वीर जो हर 24 घंटे बाद और बिगड़ जाती है। खाने पीने की चीज हो या फिर दूसरे जरूरी सामान की दुकान, हर जगह सिर्फ कतार ही कतार है। हालत ये हो चुकी है कि कड़ी धूप की वजह से कतार में लगे लोगों की जान जाने लगी है। देश जल रहा है, लेकिन सरकार के पास श्रीलंका को तबाही से बचाने का कोई रास्ता फिलहाल नहीं है। श्रीलंका इस हालत के लिए विपक्षी सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बता रही है और काफी हद तक ये सही भी है। दरअसल श्रीलंका की इस हालत की सबसे बड़ी वजह है चीन, जिसके कर्ज के जाल ने श्रीलंका को दिवालिया बना दिया है। चीन से श्रीलंका 600 करोड़ डॉलर का कर्ज ले चुका है और अगले 12 महीने में उसे दुनिया भर के देशों को 730 करोड़ डॉलर वापस करने हैं, जिसमें चीन का ही 500 करोड़ का बकाया है, जबकि श्रीलंका का मौजूदा विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 230 करोड़ डॉलर का ही है। चीन इससे पहले भी कर्ज की वसूली के तौर पर श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर कब्जा कर चुका है। अब अगली किश्त के लिए उसने चीन से शर्तें आसान करने की काफी मिन्नतें की, लेकिन चीन ने राहत देने से इनकार कर दिया। चीन का ये कर्ज अब श्रीलंका को तबाही की कगार पर ले आया है। कि श्रीलंका की सरकार के द्वारा जो टैक्स कट्स किए गए, उससे सरकार को जो रेवेन्यू का भारी लॉस हुआ और उसकी वजह से वर्तमान समय में सरकार की जो आर्थिक स्थिति है वो लगातार कमजोर पड़ती गई है। तो श्रीलंका की सरकार जाहिर है कि उसने गलत निर्णय लिए और अपनी जो गैर जिम्मेदाराना और गलत निर्णयों की वजह से आज श्रीलंका की इतनी गंभीर आर्थिक स्थिति बन गई है कि वो उसे विश्व में अब कर्ज के ऊपर पूरी तरीके से आश्रित होना पड़ रहा है। श्रीलंका की यह हालत पिछले 2 सालों में हुई है। चीन का कर्ज इसकी एक बड़ी वजह जरूर है, लेकिन इस कर्ज के बीच कोरोना और श्रीलंका सरकार के कुछ गलत फैसलों ने चीन को अपना जाल बिछाने का मौका दे दिया। ये कैसे हुआ, अब ये समझिए। श्रीलंका के दिवालिया होने का पहला बड़ा कारण तो कोरोना है, क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था काफी हद तक पर्यटन से जुड़ी है।
कोरोना से पहले श्रीलंका की जीडीपी में 20% की हिस्सेदारी पर्यटन की थी, जो घटकर 5% हो चुकी है। इसी तरह रोजगार में पर्यटन की हिस्सेदारी 25% थी, जो 7% रह गई। कोरोना के कारण श्रीलंका में विदेशी निवेश भी कम हो गया, जो कोरोना से पहले $80 करोड़ सालाना था, वो $55 करोड़ पर आ गया। पर्यटन कम होने और एफडीआई घटते ही श्रीलंका का खजाना खाली हो गया। जो फॉरेक्स रिजर्व $750 करोड़ का था, वो घटकर $230 करोड़ पर आ गया। किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी का सीधा मतलब होता है आयात के लिए पैसों की कमी, हर उस जरूरी सामान की किल्लत जिसे वो विदेशों से खरीदता है या आयात करता है। कुछ ऐसे ही हालात से इन दिनों श्रीलंका जूझ रहा है। श्रीलंका के बंदरगाहों पर तेल के टैंकर और जहाज खड़े हैं, लेकिन श्रीलंका के पास तेल खरीदने के पैसे नहीं हैं। ऐसे में श्रीलंका को कर्ज देने वाला चीन उसे रियायत देने की बजाय रणनीतिक खरीद पर इन दिनों ज्यादा ध्यान दे रहा है। श्रीलंका की तबाही की दूसरी वजह उसकी सरकार के कुछ फैसले भी हैं। दरअसल श्रीलंका सरकार ने देश में केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अचानक बंद कर दिया। इससे कृषि उत्पादन बुरी तरह से घट गया और खाने पीने की चीजों की किल्लत शुरू हो गई। ये देखा गया है कि श्रीलंका में ये जब निर्णय लिया गया कि जैविक खेती पर आधारित कृषि होगी और उसके लिए फर्टिलाइजर पर जो बैन लगाया गया, उसके बाद से श्रीलंका की जो कृषि उत्पाद में 25% की कमी आई। जब श्रीलंका की सरकार को इस बात का एहसास हुआ कि इससे कृषि व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हुई है और इससे खाद्यान्न का संकट पैदा होता जा रहा है, तो ऐसे में जब ये बैन लिफ्ट किया गया, उस समय काफ़ी देर हो चुकी थी और 50% तक जो कृषि का जो उत्पादन है वो नेगेटिव हो गया था। चीन ने श्रीलंका को शुरुआत में सस्ता और ढेर सारा कर्ज दिया। वहीं जब हालात गड़बड़ाने लगे तो उसने श्रीलंका के आर्थिक और राजनीतिक तंत्र पर शिकंजा कसना तेज कर दिया। चीनी कर्ज के फंदे में डूबे श्रीलंका की हालत देखकर इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि चीन के निशाने पर पाकिस्तान भी आसानी से आ सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि श्रीलंका में 3 साल पहले जो तस्वीर थी, आज वही पाकिस्तान में नजर आ रही है। श्रीलंका पर कुल कर्ज 3,86,000 करोड़ का है, जबकि पाकिस्तान पर 9,91,000 करोड़ का, जिसमें श्रीलंका पर चीन का कर्ज 45,000 करोड़ रुपए का है, जबकि पाकिस्तान पर चीन का कर्ज 1,40,000 करोड़ रुपए का है। आर्थिक तंगी से परेशान श्रीलंका से कर्ज वसूली के लिए चीन उसके हम्बनटोटा पोर्ट पर कब्जा कर चुका है। इधर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर चीन का लगभग कब्जा हो चुका है। चीन ने श्रीलंका पर भी कर्ज का शिकंजा तब कसा जब श्रीलंका राजनीतिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर कमजोर था। अब पाकिस्तान में जिस तरह से सियासी हलचल तेज हुई है, चीन इसका फायदा उठाने में पीछे नहीं रहेगा। पड़ोसी देशों के आर्थिक और राजनीतिक विश्लेषण के बाद अब समीक्षा देश में 100 साल पुराने कानून में बदलाव की तैयारी को लेकर। सरकार ने भारी हंगामे के बीच लोकसभा में क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल पेश किया है। अगर ये बिल संसद में पास हुआ तो देश में अपराध की जांच और अपराधियों की पहचान का पूरा सिस्टम बदल जाएगा 360 डिग्री। लेकिन इस बिल के विरोध में भी आवाजें उठ रही है और आखिर क्यों, इस पूरे के पूरे मसले का विश्लेषण हमारी इस रिपोर्ट में अब आपको देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से क्राइम में टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, उसी प्रकार से क्राइम डिटेक्शन में टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा मददगार भी हो रही है। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। 102 साल पुराने कानून को हटाने के लिए लोकसभा में पेश हो चुका है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल, यानी आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक। ये नया बिल 1920 के आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट को खत्म करके नया कानून बनाने के लिए लाया गया है। इसमें अपराधियों या आरोपियों की पहचान से जुड़े सारे सैंपल लिए जाने का प्रावधान किया गया है, ताकि उनका उपयोग समय समय पर अपराधियों को पकड़ने के लिए किया जा सके। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने इस बिल को सदन के पटल पर रखा, जिसका जमकर विरोध भी हुआ। विरोध क्यों हुआ, उसकी कहानी सुनने से पहले एक बार बिल को समझ लीजिए। बिल के तहत किसी सजायाफ्ता या किसी अपराध के आरोप में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के शरीर का नाप लिया जा सकेगा। नाप में व्यक्ति का फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, आंखों की पुतली का नमूना, खून का नमूना, डीएनए और उसके हस्ताक्षर जैसी चीजें होंगी। साथ ही सारे आंकड़े 75 साल तक सुरक्षित रखे जाने का प्रावधान किया गया है। मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ये नमूने लिए जा सकेंगे और किसी पुलिस स्टेशन का थानेदार या हेड कांस्टेबल और जेल के हेड वार्डन से ऊपरी रैंक का पुलिस अफसर नमूने ले सकेगा। सरकार का कहना है कि इस बिल के कानून बन जाने के बाद अपराध की जांच और उसे रोकने में काफी मदद मिलेगी।
छोटा अधिनियम है जिससे न केवल हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को फायदा होगा, प्रोसिक्यूशन बढ़ेगा और प्रोसिक्यूशन के साथ साथ कोर्ट में कन्विक्शन की प्रतिशत भी बढ़ने की पूरी संभावनाएं इस एक्ट के माध्यम से हमको प्राप्त होगी। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल के तहत किसी भी अपराधी या आरोपी से हासिल डेटा को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की होगी। ये आंकड़े 75 सालों तक सुरक्षित रखे जा सकेंगे। इसके अलावा सजा पूरी होने और कोर्ट से बरी होने की स्थिति में भी डेटा को पहले ही रोक रही हूँ क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। इमरान खान ने अपने सभी सांसदों को फरमान जारी करके ये कहा है कि वो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दिन एब्सेंट हो जाए। जी हाँ, एब्सेंट हो जाए। इमरान के अविश्वास प्रस्ताव पर ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इमरान ने अपने तमाम सांसदों को ये हिदायत दी है कि वो वोटिंग से गैर हाजिर रहें, एब्सटेन कर जाए, वोटिंग करे ही ना। अभी तो 31 मार्च को बकायदा इस पर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो लाया गया है उस पर चर्चा होनी है, लेकिन इमरान ने सभी सांसदों को वोटिंग से ही गैर हाजिर रहने के लिए कह दिया है। 3 अप्रैल को हो सकती है पाकिस्तान संसद में वोटिंग। सांसदों को ये फरमान जारी किया है, मैं इसे विप कह सकती हूँ, कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग के दिन एब्सटेन कर जाए, सारे के सारे एब्सेंट रहें, वहां पहुंचे ही ना। 3 अप्रैल की वो तारीख मुकर्रर की गई है, मतलब बताया जा रहा है कि 3 अप्रैल को पाकिस्तान की संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग हो सकती है। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी इमरान खान की तरफ से अपनाई जा रही है, इसके पीछे के माने क्या है? क्या वाकई वो ये काम कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो क्या कोई लीगल बाउंडेशन उन पर नहीं होगा? ये समझने के लिए सीधा रुख करते हैं, मेरे सहयोगी हमजा हमारे साथ इस्लामाबाद से जुड़ चुके हैं। हमजा, पहले तो इस खबर के माने समझाइए, ये क्या खबर है? देखिए, ये एक नोटिफिकेशन तो इशू लेटर कर दिया गया है तहरीके इंसाफ की तरफ से और डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, कि उन्होंने अपने सारे पार्टी मेंबर्स को मना कर दिया है कि वोटिंग के दिन कोई भी वहां पे असेंबली में नहीं जाए, एब्सेंट रहे। एब्सेंट रहने से जो मुझे समझ आती है उसका फायदा ये होगा कि जब तक पार्लियामेंट का कोरम एक सर्टेन अमाउंट पूरी होना जरूरी है पार्लियामेंट के सेशन को चलने के लिए, और अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नहीं होगा तो फिर ऑपोजिशन खाली अकेली जो है वो कोई भी ना बिल अप्रूव करवा सकती है, ना ही वो किसी चीज के ऊपर वोटिंग करवा सकती है, और ना ही किसी एजेंडे के पॉइंट के ऊपर डिस्कशन कर सकती है। तो मेरे ख्याल ये है कि इमरान खान वाली है कि जब कोरम ही नहीं पूरा होगा तो वोटिंग नहीं होगी और सेशन आगे और एडजर्न हो जाएगा। इससे 2 बातें कम से कम क्लियर होती हैं कि अभी तक इमरान खान पूरे नहीं हुए हैं, इत्तेहादी नहीं माने, वापस नहीं आए, उनको और टाइम चाहिए और वो जितना टाइम हो सकता है वो हर तरीके से उसको खींचने के चक्कर में है। तो हमजा, फिर 2 चीजें हैं, ये तो बहुत क्लेवर मूव हुआ इस हिसाब से। तो 2 चीजें ये कि 7 दिन चाहिए नो कॉन्फिडेंस मोशन और 8वां दिन होते ही वो मोशन रहेगा ही नहीं, है ना? तो वो 7 दिन किसी तरह इमरान ने खींच लिए, पहला तो ये। दूसरा, वोटिंग के दिन आप रहे ही नहीं, तो इसका मतलब तो आप भाग गए जंग के मैदान से। देखिए, एक तरीका वाकई यही है कि वोटिंग के दिन जब होंगे ही नहीं तो वोट कौन करेगा, और वोटिंग खाली जो है ऑपोजिशन नहीं करेगी। तो एक तो तरीका ये हो गया, और अगर 7 दिन पूरे हो जाते हैं तो रूल्स क्या कहते हैं इसका मुझे नहीं पता, लेकिन मैक्सिमम टाइम 7 दिन का है। ये मत भूलिए कि जब ऑपोजिशन ने 8 मार्च को ये इसकी जो है रिक्वेजिशन जमा करवाई थी तो 14 दिन के अंदर सेशन कॉल करना था, और 14 दिन में सेशन कॉल नहीं किया। ये इन्होंने जाके 25 तारीख को सेशन किया, 21 को करना चाहिए था। तो ये अब सारा ओनस आ जाएगा असेंबली के ऊपर कि वो इस मामले को किस तरह से हैंडल करते हैं। स्पीकर नेशनल असेंबली तहरीके इंसाफ के ही हैं और इमरान खान के बहुत पक्के हमायती हैं, तो उनको बचाने के लिए उनसे भी जो बन पड़ेगा वो करेंगे, और रूल्स के अंदर कोई ना कोई प्रोविजन निकाल के वो कहेंगे कि जी कोई फोरम ही नहीं पूरा है तो हम इसको टेबल नहीं कर सकते। हमजा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये तो बिल्कुल वही वाली बात हुई। यहाँ पे भी हम अक्सर इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं कि आप दोनों गेम खेल रहे हैं क्रिकेट का, और बल्ला मेरा है, मैं आउट होऊंगा तो मैं बल्ला दूंगा ही नहीं। इमरान खान कुछ ऐसा ही करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, क्रिकेट में जो है अगर बैट्समैन ही नहीं होगा तो बॉलर बॉल किसको करेगा? अपोजिंग पार्टी। तो ये यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि ये बॉल टेम्परिंग नहीं हो रही है, ये एक टीम आ रही ही नहीं रही है, ग्राउंड में उतर ही नहीं रही है खेलने के लिए। तो अब देखना ये होगा, ये जो चुआ बयानबाजी चल रही है,
कभी जो है बिलावल भुट्टो कहते हैं चूहा, कभी इमरान कहते हैं 3 चूहे। अब ये चूहा कौन है ये तो अब पाकिस्तान की जनता डिसाइड करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमजा जानकारी देने के लिए। इमरान ने सभी सांसदों को वोटिंग से गैर हाजिर रहने के लिए कह दिया है। अब आगे बढ़ेंगे हम। पिछले 34 दिनों से यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही है। आज वहां से एक अच्छी खबर आई है। खबर क्या आई है? आसार ये दिख रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में जंग खत्म हो जाएगी। टर्की में दोनों देशों की बातचीत हुई है, पॉजिटिव नोट पर खत्म हुई है। बैठक के बाद रूस की तरफ से ये घोषणा हुई है कि राजधानी कीव के आसपास अपने हमले कम करने वाला है वो रशिया, और इस जंग को रोकने की दिशा में बहुत बड़ा बयान इसे कहा जा सकता है। लेकिन पिछले 34 दिनों में लड़ाई ने जो तबाही मचाई है उसका जिक्र करना बेहद जरूरी है। रूस के नुकसान पर यूक्रेन क्या दावा कर रहा है और यूक्रेन के नुकसान पर रूस क्या दावा कर रहा है, आपको मैं यहां पर ग्राफिक्स के जरिए दिखाती हूं। इन दावों के मुताबिक रूस के 16,600 जवान मारे गए हैं, जबकि यूक्रेन के 14,000 बताए जा रहे हैं। रूसी दावा ये कहता है कि हमने 14,000 लोगों को मार दिया है। रूस के 16,600 यूक्रेन दावा कर रहा है कि हमने सैनिक मार गिराए हैं। रूस के 121 जहाज मार गिराए हैं, जबकि यूक्रेन के 123 जहाज बताए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर की अगर बात करूं तो 127 यूक्रेनी दावा कर रहे हैं। रूसी कह रहे हैं हमने 74 हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो मार गिराए हैं। ड्रोन की अगर बात करूं तो यूक्रेन कह रहा है हमने 56 ड्रोन तबाह कर दिए हैं, और रूस कह रहा है कि हमने 309 तबाह कर दिए हैं। रॉकेट लॉन्चर 97 कह रहा है यूक्रेन, रूस कह रहा है हमने 172 रॉकेट लॉन्चर खत्म किए। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों की बात करूं तो 2246 यूक्रेन कह रहा है रशिया के हमने बर्बाद कर दिए हैं, और रूस कह रहा है 1721 के आसपास। रूस कह रहा है तोपें हमने 294 खत्म कर दी हैं, और यूक्रेन कह रहा है रूस कह रहा है यूक्रेन के हमने इतने तबाह कर दिए 721 के आसपास। अब अगर मैं सैन्य गाड़ियों की बात करूं तो 1144 है, और यहाँ यूक्रेन की तबाही का मंजर है 1568 के आसपास। तो एक दूसरे के ऊपर ये बयानों की बौछार बमों और मिसाइलों से हो रही है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के 4 बड़े शहरों पर रूसी सेना ने जिस बड़े पैमाने पर अटैक किया है उससे ये बर्बादी और ज्यादा बढ़ी है। क्या क्या हुआ है पिछले 24 घंटे के हमले में, अब आपको इस रिपोर्ट पे हम दिखाते हैं। यूक्रेन पर रूसी सेना का चौतरफा हमला लगातार जारी है। यूक्रेन के आसमान से आग का बरसना भी लगातार जारी है। यूक्रेन के शहरों का तबाह और बर्बाद होना भी लगातार जारी है। साथ ही जारी है यूक्रेन के लोगों का अपनी आंखों के सामने अपने घर, अपने देश और अपने आप को तबाह और बर्बाद होते देखना। टर्की की राजधानी इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच हुई बातचीत भले ही सकारात्मक रही हो, लेकिन यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर रूस के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस यानी कि हमले बंद नहीं हुए हैं, और ना ही यूक्रेन की सेना की जवाबी कार्रवाई में कोई कमी आई है। ऐसे में आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच में युद्ध बंद होने के आसार कम ही दिखाई पड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे एक बार फिर यूक्रेन के शहरों पर बेहद भारी पड़े हैं। रूसी सेना के लड़ाकू जहाजों से लेकर टैंकों और उनके अटैक ड्रोन से लेकर रॉकेट लॉन्चर्स ने भारी तबाही मचाई है। ये वीडियो फुटेज रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। इसमें रूसी एयरफोर्स के सुखोई 25 फाइटर जेट ने यूक्रेन के एक बड़े सैन्य ठिकाने को उड़ा दिया, जिसमें भारी मात्रा में गोला बारूद रखा हुआ था। वहीं एक दूसरे वीडियो में नजर आ रहा है कि रूसी सेना ने प्रिसीशन स्ट्राइक में यूक्रेनी सेना की एक बख्तरबंद गाड़ी को तबाह किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी तीसरे वीडियो में दावा किया गया है कि रूसी फाइटर जेट से दागी गई क्रूज मिसाइलों ने यूक्रेन के एक बड़े फ्यूल डिपो को जलाकर खाक कर दिया है। इसी फ्यूल डिपो से यूक्रेन की राजधानी कीव में लड़ रही यूक्रेनी सेना को तेल की सप्लाई की जा रही थी। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के कई बड़े शहरों पर रूसी सेना ने जबरदस्त गोलाबारी की है। इस गोलाबारी में शहरों को तो नुकसान हुआ ही है, बड़ी तादाद में लोगों के हताहत होने की रिपोर्ट भी आ रही है। इमारतें भी खंडर हो चुकी हैं। अगर कुछ बचा है तो वो है जंग से हुई बर्बादी के निशान।
रूसी सेना के कब्जे में आ चुके खार्किव शहर की ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें बता रही हैं कि लड़ाई ने इस चमकते हुए शहर को सिर्फ 1 महीने के भीतर अंधेरे में ला दिया है। जिधर भी नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही दिखती है। ऐसा नहीं है कि नुकसान सिर्फ यूक्रेन का ही हुआ है, यहाँ पर रूसी सेना को हुआ नुकसान भी दिखता है। टैंक, तोपें, दूसरी सैन्य गाड़ियाँ या तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं या फिर उन्हें छोड़ दिया गया है। तबाही की ऐसी ही तस्वीरें इजियम शहर की भी दिख रही हैं। रूसी सेना के हमले के बाद का हाल बता रहा है कि युद्ध ने इजियम शहर का क्या हाल किया है। सैकड़ों इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं, कई खंडहर बन चुकी हैं, कई बिल्डिंग्स खड़ी तो हैं लेकिन वो किसी काम की नहीं रह गई हैं। यहाँ भी हर तरफ विनाश के सबूत नजर आ रहे हैं। करीब 20,000 लोग अभी भी यहाँ फंसे हुए हैं। न तो उनके पास खाने के लिए कुछ बचा है, न ही बिजली है, न ही कोई ट्रांसपोर्ट है। दवाइयों की भी भारी कमी है। इजियम शहर के आसपास मौजूद कई गांव भी तबाह हो चुके हैं। जहां जहां से रूसी सेना गुजरी है वहां पर उसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज तबाह कर दी है। मैरियोपोल में तो और भी ज्यादा विनाश हुआ है। यूक्रेन के सरकारी अधिकारियों के मुताबिक यहां पर रूसी एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और साथ ही शहर की करीब करीब सभी इमारतें बर्बाद हो चुकी हैं। वीडियो में रूसी सेना की गाड़ियां भी दिख रही हैं जो शहर से होकर गुजरी हैं। रूसी सेना का सबसे ताजा हमला माइकोलिव शहर पर हुआ है। यहाँ पर एक सरकारी बिल्डिंग को निशाना बनाया गया और इसीलिए अब हमें ये देखना है कि क्या वो चैप्टर वहां पहुंचा पाते हैं जहां युद्ध खत्म होता है। फौरन लौटेंगे। एब्सटेन कर जाइएगा, एब्सेंट हो जाइएगा। अब इसके माने क्या है समझने की कोशिश करेंगे। मोना आलम पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुकी है। मोना, ये मास्टर स्ट्रोक है या सरेंडर है? ये हो भी सकता है, ये मुमकिन भी है कि आप एब्सटेन कर जाए पूरी की पूरी सरकार? देखिए, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग का फ्लॉ है। जब कॉन्फिडेंस का वोट होता है तो उस वक्त जो गवर्नमेंट है उसको अपने नंबर्स पूरे करने होते हैं, लेकिन ये नो कॉन्फिडेंस का वोट है, ये कॉन्फिडेंस का वोट नहीं है। जो नो कॉन्फिडेंस है वो आपको पता है, वो एक्चुअली ऑपोजिशन ने उसकी रिक्विजिशन दी है और ये ऑपोजिशन का काम है कि उन्होंने ये दिखाना है कि उनके पास 172 का मैजिक नंबर है। इसलिए इमरान खान ने अपनी पार्टी के लोगों को कहा है कि वो ना जाए असेंबली उस दिन, क्योंकि उनकी तरफ से जो लोग जाएंगे वो ऑपोजिशन के अपने फेवर में वोट डाल रहे होंगे, वो एक्चुअली इमरान खान का वोट नहीं होगा। ठीक है, मैं समझ गई। तो मोना, एक चीज और क्लैरिफाई कर दीजिए। इफ एट ऑल 172 नंबर्स ऑपोजिशन के आ जाते हैं तो सरकार गिर गई? जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर 172 नंबर आ जाता है और ये ऑपोजिशन वाले शो कर देते हैं कि उनको 172 वोट मिले हैं, तो फिर तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर लूजेज इट, प्राइम मिनिस्टर हार जाएंगे और वो एक और सवाल क्विकली इसका जवाब दे दीजिए मोना। ये भागना हुआ मैदान से इमरान खान का या फिर मास्टर स्ट्रोक हुआ? नहीं, देखिए, वो सिर्फ उन्होंने अपनी एक पार्टी की पॉलिसी दी है। उसका मैं आपको रीजन बताती हूँ। क्योंकि उनके अपने पार्टी के काफी लोग हैं जो कि नाराज हैं और जो कि हमें बताया जा रहा था कि वो स्टिल हाउस में बैठे रहे हैं और उन्होंने कहा भी है ऑन एयर आके बहुत सारे प्रोग्राम्स में कि हम वोट अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ देना चाहते हैं। तो बेसिकली इमरान खान साहब उनको आने से रोक रहे हैं कि वो लोग ना जाएं और अपोजिशन को अपना वोट ना दें। इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी की एक पॉलिसी बताई है कि हमारी पार्टी की ये पॉलिसी है कि जो भी जाएगा और अपोजिशन को वोट देगा वो हमारे पार्टी के डिसिप्लिन को वायलेट करेगा। तो ये पार्टी पॉलिसी के बाद जो इनके नाराज MNAs हैं वो अगर फिर भी जाते हैं तो फिर ये होगा कि उनकी तरफ से पार्टी के डिसिप्लिन की वायलेशन होगी, जो कि हुकूमत चाहती है कि फिर उनका वोट ही कास्ट ना हो या उनका वोट काउंट। तो आप ये कह रहे हैं ये सोचा समझा डिसीजन है, ये स्ट्रेटेजिकली लिया गया मूव है। अब देखते हैं होता क्या। बहुत बहुत शुक्रिया मोना, बहुत क्लियरली समझाना। ABP न्यूज आपको रखे आगे।